प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.Z. खान से आचार्य भूगोल राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। पिछले वीडियो लेक्चर में हम BA पार्ट 3 के पेपर 2 भारत के भूगोल के कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार भारत की जलवायु और भारतीय मानसून के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी को ये आगे आज और हम बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय जलवायु की। जब बात कर रहे हैं तो भारत की ऋतुओं की बात करेंगे। सीजन्स ऑफ इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भारत की जो ऋतुएं हैं, भारतीय मौसम विभाग ने जो है वो भारत की वार्षिक जलवायु की अवस्थाओं के आधार पर वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो मौसम विभाग है वो भारत की वार्षिक जो जलवायु है उसकी अवस्थाओं के आधार पर मुख्य रूप से वर्ष को 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित करता है। एक जो मुख्य है उसका जो ब्रॉड अगर क्लासिफिकेशन करें तो एक है उत्तर पूर्वी मानसून का समय। इस समय 2 प्रकार की ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है शीत ऋतु या जिसे विंटर सीजन कहते हैं, और दूसरी होती है ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन जिसको हम कहते हैं। और दूसरा जो है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून का समय होता है। उत्तर पूर्वी मानसून के समय के तरह ही जैसे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु होती है, उसी तरह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय में भी 2 ऋतुएं होती हैं मुख्य रूप से। वर्षा ऋतु जिसे रेनी सीजन कहते हैं और शरद ऋतु जिसे हम कूल सीजन कहते हैं। अब जहाँ तक बात आती है पहली ऋतु की, जिसे हम शीत ऋतु या विंटर सीजन कहते हैं, यह ऋतु नवंबर के मध्य से शुरू होकर ऐसा माना जाता है मार्च से में समाप्त होती है। और इस ऋतु का जो सबसे ठंडा महीना होता है वो जनवरी माह होता है। और इस ऋतु की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसमें स्वच्छ आकाश होता है, सुहाना मौसम होता है, निम्न तापमान और आर्द्रता होती है, और अधिक दैनिक तापांतर तथा ठंडी एवं मंद गति से चलने वाली उत्तरी पवनें हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है शीत ऋतु की। और उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, और कई क्षेत्रों में रात्रि का तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। ये इस शीत ऋतु की हमारे देश में विशेषता है। दूसरी बात करें हम ग्रीष्म ऋतु की, समर सीजन की, तो ऐसा माना जाता है कि ये ऋतु मार्च से शुरू होकर जून तक रहती है, और उच्च तापमान तथा कम आर्द्रता इस ऋतु की मुख्य विशेषताएं हैं। जून में जो है वो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच गुजरती है और भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है या बांटती है। जून में कई स्थानों पर तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक भी हो जाता है, और रात्रि का तापमान भी उन दिनों में अधिक रहता है। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव हमें इतना अधिक देखने को नहीं मिलता है जितना कि उत्तरी भारत में देखने को मिलता है। यहाँ पर तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ये दक्षिण के भागों की हम बात कर सकते हैं, दक्षिणी भारत की हम बात कर सकते हैं। तीसरी ऋतु जो है वो है वर्षा ऋतु या रेनी सीजन जिसे हम कहें। ये ऋतु जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ मध्य जून में प्रारंभ होती है और मध्य सितंबर तक ऐसा माना जाता है कि ये समाप्त होती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ समस्त भारत का मौसम पूर्णतः ये परिवर्तित हो जाता है, और अधिक आर्द्रता तथा अधिक तापमान इस ऋतु की प्रमुख विशेषता है। भारत की जो 75% जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा होती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक अरब सागर की मानसूनी पवनें और दूसरी बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें। तो इसे हम 2 भागों में इनको हम बांट सकते हैं। चौथी जो ऋतु है वो है शरद ऋतु या जिसे हम कूल सीजन कहें। और ऐसा माना जाता है कि ये ऋतु जो है वो मध्य सितंबर से प्रारंभ होकर मध्य नवंबर में समाप्त हो जाती है, और मध्य सितंबर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें उत्तर पश्चिम भारत से लौटना प्रारंभ कर देती हैं, लौटना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसे मानसून प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून के लौटने की ऋतु भी इसको एक तरह से कहा जाता है। अगर भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें
तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमें भारतीय जलवायु की देखने को मिलती हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट, जो मुख्य विशेषताएं हैं भारतीय जलवायु की, उनमें सबसे पहली है मानसून पवनों का प्रभाव। जैसा मैंने बताया कि मानसून पवनों से हमारी जलवायु बहुत अधिक प्रभावित होती है, मुख्यतः उस पर निर्भर है। तो मानसूनी पवनों का प्रभाव हमारी जलवायु पर महत्वपूर्ण रूप से देखने को हमें मिलता है। दूसरा जो मुख्य विशेषता है वो है भारतीय जलवायु की, वो है वर्षा की मात्रा तथा समय। हर स्थान पर वर्षा की मात्रा भिन्न होती है और उसका समय भी अलग होता है, तो ये भी एक अपनी अलग विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है वो है वर्षा का असमान वितरण। उत्तर भाग से लेकर दक्षिणी भाग तक, पूर्वी भाग से लेकर पश्चिमी भाग तक एक हमारा बड़ा विशाल देश है, तो यहाँ पर वर्षा का हमें असमान वितरण देखने को मिलता है। ये भी हमारे भारतीय जलवायु की एक मुख्य विशेषता है। फिर एक और जो विशेषता है वो है वर्षा की अनिश्चितता। चौथी अगर हम विशेषता की बात करें तो वर्षा की अनिश्चितता है, जो कि हमें देश के अलग अलग भागों में अलग अलग रूप में वर्षा की अनिश्चितता देखने को मिलती है। समान रूप से वर्षा हर साल नहीं होती है, ये एक अनिश्चितता होती है। कभी बहुत अधिक बारिश होती है, कभी औसत होती है, कभी औसत से कम होती है, कभी औसत से बहुत कम होती है। तो ये एक अनिश्चित स्थिति देखने को मिलती है। इसके साथ ही एक और जो विशेषता है वह है वर्षा की अनियमितता। अनिश्चितता के साथ ही वर्षा की अलग अलग भागों में वर्षा की अनियमितता भी हमें पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देखने को मिलती है। एक और जो विशेषता की अगर हम बात करें महत्वपूर्ण, वो है मानसून विभंगता। ये भी एक महत्वपूर्ण हमारे देश की जलवायु या भारतीय जलवायु की विशेषता है। इसी तरह से सातवीं अगर विशेषता की बात करें भारतीय जलवायु की, वो है मूसलाधार वर्षा। उसी तरह से आठवीं जो विशेषता है वो है धरातलीय वर्षा, और नौवीं जो विशेषता है वो है तापमान का असमान वितरण। तो ये 9 मुख्य हमारे भारतीय जलवायु की विशेषताएं हैं, जिन्हें हम सारांश रूप में या संक्षेप में कह सकते हैं। अब जहाँ तक बात आती है भारत के जलवायु प्रदेश या क्लाइमेटिक रीजन्स की, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारत जो है वो एक विशाल देश है, जिसे प्राय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और वो इसलिए दी जाती है कि यहाँ पर महाद्वीप की जो विशेषताएं होती हैं वो सभी हमारे देश के देखने को मिलती है। तो इतने बड़े देश में जलवायु संबंधी विभिन्नताओं का पाया जाना एक स्वाभाविक है, ये कह सकते हैं हम। इतने बड़े क्षेत्र में तो यहाँ पर हमें हमारे देश की विशालता के कारण जलवायु संबंधी विभिन्नताएं का पाया जाना स्वाभाविक ही मानते हैं हम इसको। और यद्यपि समूचे भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तथापि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो जलवायु में प्रादेशिक स्वरूप भी पाया जाता है, या प्रादेशिक स्वरूप भी हमें यहाँ की जलवायु में एक प्रकार से देखने को मिलता है। ये जो भिन्नताएं हैं वो तापमान, वर्षा तथा जलवायु के जो अन्य तत्व हैं उनमें भी पाई जाती है ये। और भारत के जलवायु प्रदेशों में बांटने वाले जो विदेशी भूगोलवेत्ता हैं उनमें स्टाम्प, कैंड्रियू, कोपेन, थॉर्नथ्वेट, त्रिवार्था, जॉनसन, इनके नाम हम उल्लेखनीय रूप से ले सकते हैं। भारतीय अगर भूगोलवेत्ताओं की इस क्षेत्र में हम बात करें कि उन्होंने जो भारतीय जलवायु को जो विभाजित किया है या जलवायु प्रदेशों में बांटा है, उनमें हम मुख्य रूप से प्रोफेसर आर.एल. सिंह और सुब्रमण्यम का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टाम्प जो डडले स्टाम्प हैं, उन्होंने जलवायु प्रदेशों के विभाजन को अधिक तर्कसंगत बनाया है, ऐसा कहा जा सकता है। और स्टाम्प द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण है उसको के मुख्य जो प्रदेश हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें उन्होंने 11 प्रदेशों में हमारे देश को विभाजित किया है डडले स्टैम्प ने जलवायु प्रदेशों में, और उनका अधिकांश जो विभाजन है उसे हम तर्कसंगत एक तरह से कह सकते हैं। उसमें जो पहला है वो है हिमालय प्रदेश, जिसे इन्होंने अत्यधिक वर्षा का प्रदेश बताया है।
दूसरा प्रदेश इन्होंने जो कहा है वो है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, जो साधारण वर्षा का प्रदेश इनके द्वारा बताया गया है। तीसरा जो जलवायु प्रदेश है इस टाइम के अनुसार वो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। चौथा प्रदेश जो इन्होंने जलवायु के अनुसार बताया वो है मध्यम वर्षा का प्रदेश। पांचवा प्रदेश इस टाइम द्वारा जो बताया गया वो है मध्यवर्ती प्रदेश। और छठा जो प्रदेश इन्होंने जलवायु प्रदेश बताया वो है अत्यधिक वर्षा का प्रदेश। और सातवां प्रदेश इन्होंने हमारे देश में बताया जलवायु का वो है अधिक वर्षा का प्रदेश। और आठवां प्रदेश इन्होंने साधारण वर्षा का प्रदेश बताया। नवा जो प्रदेश इन्होंने बताया वो है पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण तट, ये इसका इन्होंने जलवायु प्रदेश के रूप में नामकरण किया। और इनके द्वारा 10वां जो प्रदेश बताया गया वो है पश्चिमी तटीय प्रदेश का मालाबार तट, ये नाम इन्होंने दिया। और 11वां या अंतिम जो इन्होंने अपना जलवायु प्रदेश बताया डडले स्टैम ने वो है तमिलनाडु प्रदेश। तो इस प्रकार स्टैम्प ने भारत के जलवायु प्रदेशों को का विभाजन किया अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, उनकी जलवायु स्थिति के आधार पर। और हमारे देश को मुख्य रूप से 11 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया। तो इस प्रकार ये भारतीय जलवायु के बारे में आज हमने इसको टॉपिक को पूरा किया। धन्यवाद।